नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके साथी दीपक भाटी के साथ। मैं समाचार संपादक दैनिक करंट क्राइम न्यूज़पेपर दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जो आपके मुस्कुराहट की वजह है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिनका डेंटल के क्षेत्र में बड़ा नाम है। हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण कुमार मौजूद हैं, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेंटल डिपार्टमेंट के हेड हैं। प्रवीण भाई, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कहते हैं ना, अच्छा स्वास्थ्य किसी भी इंसान के लिए किसी नगीने की तरह है। मतलब कि एक अच्छा स्वास्थ्य है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि स्वस्थ दांत और स्वस्थ आंत, अगर किसी के इंसान की दोनों ही ठीक है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आप तो दांतों के स्पेशलिस्ट हैं और इस लाइन के, इस क्षेत्र के नामी डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने ही प्रोफेशन क्यों चुना। जी, थैंक यू दीपक जी। एक तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही कम समय में ये जो आपका पॉडकास्ट चैनल है, ये बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। मैंने अपना BDS किया पहले, फिर मैंने MDS किया जी, और फिर मैंने MBA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, FMS से। उसके बाद मैंने अपना डेंटिस्ट्री का करियर शुरू किया। तो डेंटिस्ट्री के करियर में सबसे पहले मैंने यशोदा हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। वो मेरी पहली कड़ी थी, पहली सीढ़ी थी मेरी ज़िंदगी की। जी, उसके बाद मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आपका डिपार्टमेंट वो दे देते हैं, आप उसको रन करना होता है। जी, तो उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, वुडलैंड हॉस्पिटल, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के डेंटल डिपार्टमेंट्स को रन किया और सब जगह हमारे पास बहुत अच्छी टीम रही और अभी भी हम लोग काफ़ी अच्छे उच्च हॉस्पिटल्स में अपनी डेंटल डिपार्टमेंट्स को रन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने BDS किया, फिर MDS किया। आखिर जरूरत क्या पड़ी MBA करने की? क्या सिर्फ डॉक्टरी से काम नहीं चल रहा था? एक्चुअली मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो BSc से शुरू किया था। जब मैं BSc मैथ्स कर रहा था, मुझे पता ही था कि मैं डेंटिस्ट बनूंगा। जी, BSc मैथ्स करते करते ये दिमाग में आया कि डॉक्टर बनना है। घर वालों को बड़ी उम्मीद थी, पर ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उस टाइम मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन BDS में हो गया। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, तो मतलब होनहार आप बचपन से ही रहे हैं, लेकिन सुना है कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सरकारी स्कूल से हुई। हाँ जी। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के बच्चों का थोड़ा सा हौसला और आत्मविश्वास डगमगाता है जब वो करियर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, डॉक्टरी कैसे करेंगे, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा, साइंस सब कुछ। तो आपके सामने किस तरीके की चुनौतियां आई, और ऐसी चुनौतियां आज भी जो पीढ़ी उसके सामने आती होगी तो उनको क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ। तो मेरी जो शुरुआती जो दौर की एजुकेशन है वो हुई थी मेरी भाई परमानंद शिक्षा निकेतन स्कूल में, जो गोल मार्केट में है। जी, उसके बाद फादर का रिटायरमेंट हुआ, हम लोग शिफ्ट कर गए। उसके बाद मैं एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा, पर मेरे जो मार्गदर्शक रहे वो मेरे बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र, जो आज लंदन में बहुत सीनियर पोजीशन पर है NHS में, वो रहे। और मेरे फादर ने हमेशा मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया कि हाँ तुम कर लोगे। तो ये दो लोग और मेरी माँ, ये लोग मेरे पीछे ऐसे रहे कि ये मेरी बैकबोन थे, जिनकी वजह से मैं डॉक्टर बन गया। हो सकता है आज मैं डॉक्टर नहीं बनता अगर ये 3 लोग नहीं होते तो। बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया आपको इस पेशे से जुड़े हुए, और आप खूब तरक्की कर रहे हैं। अच्छे अच्छे आपने हॉस्पिटल्स में काम किया है। दांतों की, अब हम दांतों पे आते हैं, टीथ पे आते हैं। दांत तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि कोई इतना ध्यान देने वाला इशू नहीं है, खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। तो ऐसा क्या जरूरी, मतलब आपने दांत ही क्यों चुने? मतलब कि शरीर में तो और भी बहुत जरूरी पार्ट्स हैं। दीपक जी, हमारी बॉडी का एक एक अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी आंख खराब हो जाए तो उस इंसान से पूछो जिसकी आंख खराब है कि उसके लिए ज़िंदगी कैसी नज़र आती है जब आंख दूसरी हो उसके पास। जी, जिसके पास कान ना हो, जिनके पास सुनने की शक्ति ना हो, ऐसे जिसको खाने की शक्ति ना हो, जो चबा ना पाए खाने को, तो आपने कहा कि दांत और आंत, तो यही संबंध है। दांतों से ही हमारा सब कुछ शुरू होता है। कहते हैं कि माउथ इज अ गेटवे टू द हेल्थ। यही एक ऐसा द्वार है जहाँ से हेल्थ बनती है।
दांतों से जब हम खाना चबाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कैसे लगेंगे? आप ये सोचिए, अनुमान लगाइए कि हम खाना सटक रहे हैं, हम खाना खा नहीं रहे, हम चबा नहीं रहे, तो सोचिए कि क्या हमारी सेहत ऐसी रहेगी? क्या हमारा शरीर ऐसा बन पाएगा जैसा है? तो ये जो हमारे दांत है, ये 32 दांत इतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अच्छा, आपने बताया कि दांतों की केयर करना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो एज ए डॉक्टर, जी। जब आपके पास कोई दांत का दर्द लेके आता है, परेशान होके आता है, तो आप उसे गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने दांतों की सेहत का ध्यान रखना है, किस तरीके से इनको मेंटेन करना है। आज आप हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को भी बताइए कि कैसे वो अपने दांतों को अ, अच्छा रख सकती है, कैसे तंदुरुस्त रख सकती है। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, और मैं सब जगह, कोई भी पॉडकास्ट हो, कोई भी पब्लिक मीटिंग हो, मैं यही बात करता हूँ कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, आपके स्वास्थ्य का, ओरल स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। कोई भी पेशेंट जब मेरे पास आता है, वो चाहे वो दर्द में हो, चाहे वो जनरल कंसल्टेशन लेने के लिए आता है, उसको एक चीज कही जाती है कि स्वस्थ मुंह वो कैसे कैसे रखना है, और कैसे हम क्या क्या करें जिससे हमारा जो माउथ है वो हेल्दी रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्दी माउथ रखने के लिए आपको सबसे पहले 2 टाइम ब्रश करना है। जी। हर खाने के बाद आपको कुल्ले करने हैं। आपको ये, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दांतों में गंदगी ना फंसे, खाना ना फंसे। अगर खाना फंसा हुआ है तो आपको वाटर फ्लॉसर या नॉर्मल फ्लॉसर यूज करना है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई वाली, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप इसका ख्याल रख लिया तो आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि मेंटेनेंस का ध्यान रखना, जैसे हम अपने शरीर का ध्यान जी रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, जी उस हिसाब से हमें अपने दांतों को किस तरीके से मेंटेन रखना है, मतलब उनसे कितनी एवरेज लेनी है, ये जी हमारे हाथ में है। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड कल्चर बहुत बढ़ गया है। तो आज के जो फास्ट फूड कल्चर में बच्चे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और तमाम चीज़ें, टॉफीज, चॉकलेट्स जो खा रहे हैं, क्या उनका उनके दांतों पर, इन चीज़ों में कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। जितना भी ये फास्ट फूड कल्चर जो स्टार्ट हो गया है, ये अभी कुछ जो 15-20 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है, जी। इससे क्या होता है, दांत खराब होते हैं बच्चों के। जो स्टिकी फूड है, ये प्रोसेस फूड जो है, जितने भी प्रोसेस फूड हैं, वो हमारी सेहत के लिए, हमारी दांतों के लिए बिल्कुल खराब है। वो दांतों के साथ चिपक जाते हैं, स्टिकी फूड होते हैं, चिपक जाते हैं। ओरल हाइजीन का बच्चे बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ब्रश नहीं करते जैसा बताया जाता है। ठीक है, जो जिम्मेदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए कि उनको ब्रश कराना है, बच्चे करते नहीं है ब्रश। उससे क्या होगा, खाना फंसेगा, खाना फंसेगा तो एसिड रिलीज होगा, एसिड रिलीज होगा तो दांत गलेगा, सड़ेगा। तो स्टिकी फूड, जितने भी स्टिकी फूड हैं, आप जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये खाते हैं, इससे दांत कमज़ोर होते हैं, मसूड़े कमज़ोर होते हैं। याद करिए, बुजुर्गों के ज़माने में गन्ने खाए जाते थे, गन्ने चूखे जी जाते जी थे, जी जी। तो वो क्या था, वो उससे क्या एक्सरसाइज होती थी। एक्सरसाइज होती थी। हमारे जो जीन्स हैं वो स्ट्रांग बनते थे। जो हमारे फोर फादर्स ने जो खाए गन्ने, उनके दांत आज भी मजबूत हैं। वो नीम की दातुन करते थे, एंटीबैक्टीरियल होता है, वो आज भी उनके दांत सही है। ठीक है, मसूड़े जी। मजबूत हैं। आज के बच्चों से पूछें जरा, वो सोडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, और सोडा कोल्ड ड्रिंक दांतों को गलाने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। आप अमेरिका में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वो वहाँ पे फ्री सोडा मिलता है। उस फ्री सोडा के चक्कर में वो बच्चे बहुत सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ओके। फ्री पीते हैं, सबके दांत गल जाते हैं। तो मतलब सोडा पीने से उसमें ऐसे केमिकल हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर कि वो दांतों को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। जी, वो डेंटल इरोजन कर देता है, उससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दांतों में हवा भी लगती है, पानी भी लगता है। किस एज के मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? सभी तरीके के मरीज आते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। छोटा बच्चा जब होता है तो आपने सुना होगा कि देखो बच्चा दांत के साथ पैदा हुआ है, सुना होगा आपने, तो वो मरीज बन गया हमारा। बच्चे के दांत निकले, उसने खाना खाया, उसको कैविटी हुई, वो हमारा मरीज बन गया। जब उसके दांत निकले, नए दांत आए, तो हमारा मरीज बन गया। जब दांत टेढ़े मेढ़े हुए, उसको सीधा करना है, तो वो तब हमारा मरीज है। तो बचपन से लेके बुजुर्ग तक जब उसके दांत निकल जाते हैं, उसको डेंचर देना है या इम्प्लांट देना है, वो तब तक हमारा मरीज रहता है। और मतलब कि दांतों की रखवाली आप शुरू से करते हैं, मतलब कि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक। जी डॉक्टर साहब, दांत को कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व का भी हिस्सा बताया जाता है, कि कहते हैं कि सुंदर दांत जो होते हैं वो इंसान की अच्छी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हैं। और आपके दांत में देख रहा हूँ कि मोतियों की तरह चमक रहे हैं, तो ऐसे मोतियों के दांत मेरे भी की तरह मेरे भी चमके, तो इसके लिए और बाकी लोगों के भी जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि छोटा जब बच्चा होता है,
छोटे बच्चे को ये बताना है कि आपको ब्रश तरीके से करना है, ब्रश 2 बार करना है, ठीक है। खाना फंसना नहीं चाहिए, खाना फंसा है तो आप फ्लॉसर का यूज करेंगे। फ्लॉसर का यूज अगर नहीं हो पा रहा तो गुनगुने पानी के कुल्ले कर लीजिए, हर खाने के बाद रिंस कर लीजिए, ठीक है ना। ये एक बेसिक, मैं बता रहा हूँ, एक बेसिक तरीका है हाइजीन मेंटेन करने का। उसके बाद जब आपको कुछ हैबिट्स ऐसी होती है, उसको बच्चों को रोकना है करने से। थंब सकिंग, ओके, ठीक है, लिप सकिंग, ठीक है। बच्चों को बहुत दिनों तक हमें सिपर्स पे नहीं रखना है, बॉटल से दूध नहीं पिलाना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना, मुंह खुल जाता है बच्चों का, तो इसको अवॉइड करें। ये बेसिक नॉलेज है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बच्चों के दांत ठीक निकलेंगे। जिस बच्चे के दांत टाइमली नहीं निकलते तो डेंटिस्ट को दिखाएं, खुद से इलाज ना करें। होता क्या है कि दांत नहीं निकल रहे, निकल जाएंगे, उससे क्या होता है नीचे वाले जो परमानेंट दांत होते हैं वो अटक जाते हैं, जी, टाइमली इरप्ट नहीं हो पाते, उसके बाद दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो बेसिक चीजें हैं, अगर इसको फॉलो किया जाए तो सबके दांत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और मोतियों जैसे चमकेंगे। डॉक्टर साहब, मुंह के रास्ते से अच्छी बात भी निकलती है, अच्छे दांत भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोगों के खान पान की वजह या दांत की वजह कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे आप ही डिफाइन करेंगे, मुंह से एक बदबू भी दांतों की बीमारी से आने का कारण रहती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और उनके ऐसे कौन से इलाज हैं कि लोगों को इस चीज से भी एक राहत मिले? देखिए, जब माउथ में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का कारण पता करना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। रात को आपने ब्रश नहीं किया, आप बिना ब्रश करे सो गए, तो जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो अपना काम करेंगे, वो तो नहीं रुकेंगे, वो खाने पे एक्ट करेंगे, गंदगी पैदा करेंगे, आपके गम्स के नीचे इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लीन किया जाए। तो कैसे होगा? वो होता है प्रोफेशनल क्लीनिंग से। हमारी ऐसी धारणा है, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं कि सर मैं 2 बार ब्रश करता हूँ, मैं तो क्लीन रखता हूँ अपने दांतों को बिल्कुल, मैं 4-4 5-5 मिनट ब्रश करता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पेशेंट। एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट ब्रश करना है, ठीक है, रात को सोने से पहले करना ही करना है ब्रश, ठीक है। इससे अगर वो इन्फेक्शन ना जाए तो हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी है। प्रोफेशनल क्लीनिंग तो डेंटिस्ट ही करेगा जी। 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर मिले, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप प्रोफेशनल क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि गली मोहल्लों में भी आजकल डेंटिस्ट बैठे हुए हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी बैठे हुए हैं। तो इंसान कैसे तय करे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा, या गली मोहल्ले वाला भी ठीक है, और अचानक ये इतनी बाढ़ सी कैसे आ रही है? पहले हम बाढ़ के बारे में बात करेंगे, जो डेंटिस्ट्री की बाढ़ आ रही है। बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं। जी। पहले सीट हुआ करती थी 40-50, अब 100 सीट हो गई है। सप्लाई डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। सबसे पहले ये होता था कि बच्ची को या बच्चे को करा दो, बीडीएस करा दो, इमरजेंसी कुछ होती नहीं है, जी। ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वो एक धारणा सी बन गई लोगों की। कॉलेज पे कॉलेज खुलते रहे, ये तो गवर्नमेंटल पॉलिसी रही, हाँ। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही, उन्होंने कॉलेज खोले। एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया कि इतने कॉलेज खोले जाएं इतने बच्चों के लिए, इतनी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। हमारी जो 140 करोड़ की जनता है, इसके लिए डेंटिस्ट की आज भी कमी है। इतने डॉक्टर होने के बावजूद जी। भी कमी किस लिए है? क्योंकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सारे के सारे बच्चे जो डेंटिस्ट्री करते हैं वो चाहते हैं कि वो अर्बन सिटीज़ में रहें। अर्बन सिटीज़ में, क्योंकि रूरल में कोई डेंटल की तरफ मोटिवेटेड नहीं होता, तो उस पैसे की कमाई नहीं होती उनकी, इसलिए वो चाहते हैं अर्बन सिटीज़ में ही अपनी क्लिनिक बनाए। इसलिए आपने जो पूछा ना कि हर जगह क्लिनिक है, ये रीज़न है बहुत सारी क्लिनिक खुलने का। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और एक नॉर्मल क्लिनिक में क्या डिफरेंस है, क्यों लोग कैसे डिसाइड करें कहाँ जाना है। सपोज करिए कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस क्या हम नॉर्मल क्लिनिक में कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। उसको एड्रेस करने के लिए हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऐसा कुछ अराइज होती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम पेशेंट को तुरंत ही हम लोग इमरजेंसी सेवाएं दे सकते हैं। अगर नॉर्मल क्लिनिक में ऐसा कुछ होता है, पेशेंट का बीपी बहुत राइज कर गया, पेशेंट को कुछ कार्डियक इश्यूज आ गए, तो हम नॉर्मल क्लिनिक में एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं होगा। नहीं, दांत का इलाज कराते हुए ऐसी संभावना रहती है कि संभावना रहती है अगर किसी कार्डियक भी इशू आ जाए, या कार्डियक इश्यूज, ये एड ऑन सिस्टमिक इश्यूज हैं जी, ये डेंटल से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई पेशेंट एंटी प्लेटलेट पे है या वो एस्पिरिन ले रहा है, इकोस्प्रिन ले रहा है,
खून पतला करने की दवाई ले रहा है और उसने बताया नहीं। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि हम पूरा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां हैं। आपको कोई लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर प्रॉब्लम होगी तो हमें पता होगा कि इसका खून पतला होगा, कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा होगा। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो भी खून पतला करने की दवाई ले रहा होगा। जी। अगर ऐसी दवाई कोई ले रहा है और वो डेंटिस्ट किसी के पास ले जो बाहर अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है और वो पूरा हिस्ट्री ना ले, तो प्रॉब्लम किसको होगी? फिर ये जो बाहर मोहल्लों में डॉक्टर बैठे हैं, डेंटिस्ट बैठे हैं, अगर सब आपकी बातों को माने तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे से? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें सब डेंटिस्ट के अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज, ठीक है ना। क्लिनिक खोलना एक सोल्यूशन नहीं है, क्लिनिक को रन करना है, उसके पीछे नॉलेज होनी चाहिए। अगर पेशेंट, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो बाहर एक्सट्रैक्शन करा के आते हैं फिर हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आते हैं। जी। मैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टैंड अलोन क्लिनिक, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी बीमारी है पेशेंट को, पूरी थॉरो हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए। और आपने जो क्लिनिक की बात करी, बहुत सारी क्लिनिक है, उसका जो ये उसका श्रेय है ना, ये जाता है कॉलेजेस में के ऊपर, ये जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। जी। चलिए, मतलब कि सबके व्यवसाय की, सबके प्रोफेशन की आपने कहा कि सुरक्षा भी रहनी चाहिए, लेकिन जो मानक हैं जी। सब उनका पालन करें। डॉक्टर साहब, आपने दांत को शरीर का महत्वपूर्ण अंग बताया, और इतना महत्वपूर्ण अंग बताया कि आपने उसे कंपेयर किया लिवर से, उसे कंपेयर किया हार्ट से, किया सबसे किया। इतना महत्वपूर्ण अंग है और इंश्योरेंस इसके नाम पे मिलता नहीं है, तो ये क्या इस ये जो भेदभाव चल रहा है इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से, ऐसा क्यों? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल एसोसिएशन बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है कि हम भी डेंटल इंश्योरेंस के अंडर आए, डेंटल ट्रीटमेंट को भी डेंटल इंश्योरेंस कवर करे, पर ये हो नहीं पा रहा। जिस दिन ये कवर हो गया तो उस दिन जो जितने भी डेंटिस्ट आपने कहा ना जो गली में बैठे हुए हैं, ये सब के सब अच्छे शोरूम में बैठ जाएंगे। आप अमेरिका जाइए, आप किसी भी कंट्री में जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ सबसे जो फिल्दी रिच जो कोई है प्रोफेशन वाले, वो है डेंटिस्ट। इंडिया में डेंटिस्ट्री का जो हाल है अभी, वो उस जैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जिस दिन ये इंश्योरेंस आ गई, उस दिन हर डेंटिस्ट अच्छा करेगा, अच्छा कमाएगा और अच्छा खाएगा। इसका जो श्रेय जाता है ये तो सरकार को ही जाता है। इसके बारे में सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे कि कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं कवर हो बन जाए। पा रही है गाइडलाइन? कहाँ नेतृत्व की कमी आ रही है? कहाँ डेंटल एसोसिएशन होगी आपकी, कहाँ वो कमजोर पड़ रही है? डेंटल एसोसिएशन तो कमज़ोर नहीं है, ना ही हमारी काउंसिल कमज़ोर है। जी। ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। सरकार जब तक पहल नहीं करेगी तो एसोसिएशंस और काउंसिल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। अच्छा, सुंदर दिखने के लिए लोग अक्सर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। आजकल बहुत तरह की सर्जरी है, बहुत तरह के इंजेक्शन है। क्या दांतों को भी के साथ जो छेड़छाड़ है सुंदर दिखने के लिए, खुद को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, कितनी ठीक मानते हैं आप? क्या आपकी लाइन में इसके उपचार हैं? ये कितने गलत और कितने ठीक हैं? देखिए, दांतों को ठीक करना बहुत अच्छी बात है। दांतों को ठीक करना कॉस्मेटिकली नहीं, फंक्शनल एक्टिविटीज जो होती है उसके लिए भी अच्छा है। जी। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप टेढ़े मेढ़े दांत तो दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं, पर फ्यूचर में दिक्कत देंगे। जब वहाँ गंदगी फंसेगी तो प्रॉब्लम होगी, जब दांत घिसेंगे तो प्रॉब्लम होगी। नेचुरल तरीका क्या है दांतों को सीधा करने का? ब्रेसेस लगा लीजिए आप, नेचुरल तरीके से सीधे हो जाएंगे। आपको कुछ काटना नहीं है, कुछ नहीं करना। तब नेचुरल तरीके से दांत सीधे हो जाएंगे तो आपकी फोनेटिक्स, आपकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, आपके लुक्स अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे से खाना खा पाएंगे, आप अच्छे से चीज़ों को काट पाएंगे। तो दांतों को सीधा करना ये बहुत अच्छी बात है और ये हम सबको इसके लिए मोटिवेट होना चाहिए और उस ट्रीटमेंट को हमें कराना चाहिए। चलिए, आजकल अमूमन जो एक नॉर्मल दांतों की समस्या है, लोगों के दांत बहुत झंझनाते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, दांतों में दर्द होता है, मतलब, और इसके लिए तमाम जो टूथपेस्ट आ रहे हैं सेंसिटिविटी को रहती है, तो इनकी वजहें क्या है, मतलब कि, और कितने ये टूथपेस्ट कारगर हैं इसमें, या ऐसे कैसे ठीक किया जाए? जो ब्रांड है ना, हमें ब्रांड पे नहीं जाना, हमें डॉक्टर के सजेशन पे जाना है। आज की डेट में जो ब्रांड्स हैं वो अपनी मार्केटिंग करते हैं कि मैं अच्छा ब्रांड हूँ, मेरी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना।
कहीं सेंसोडाइन का ऐड आता है, कहीं कॉलगेट का ऐड आता है, या कहीं लोकल टूथपेस्ट का ऐड आता है। जी हर कोई क्लेम करता है कि हम सेंसिटिविटी को कम करते हैं। क्या आपको रियली ज़रूरत है उसकी? क्या वो बताएंगे वहाँ बैठे हुए, या कोई और बताएगा? ये डेंटिस्ट बताएगा। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको क्या यूज़ करना है। आपके दांतों में गंदगी जमा है, तो जो मार्केटिंग कर रहा है, जो टीवी के सामने बैठा हुआ आपको बता रहा है, वो उसने आके तो देखा नहीं ना आपके माउथ में कि आपको क्या दिक्कत है। तो वहाँ से गाइड कर रहा है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, मेरा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए। उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसको बताने वाला डेंटिस्ट है। तो आपको नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाना है, वही बताएगा कि आपके गम्स में क्या प्रॉब्लम है। आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आपको सफाई करनी है, आपके दांत में कीड़े लगे हैं तो उसकी फिलिंग करनी है। तो ये सब बताने वाले डेंटिस्ट हैं। तो हमें भ्रमित नहीं होना है एड्स को देखकर, बड़े बड़े। अच्छा, बड़े बड़े विज्ञापनों को देखकर भ्रमित नहीं होना। जी। बहुत सारे एड्स आते हैं, आप ऐड की बात कर रहे हैं। कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बना के बेच रहा है, कोई एलोपैथिक टूथपेस्ट बना के बेच रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नीम की डंडी ही रगड़ लो दांतों के अंदर, उससे दांत स्वस्थ हो जाएंगे। तो जनता बड़ी कंफ्यूज रहती है। कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है कि फलाना टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो तो उससे कैंसर भी होने की संभावना है। तो ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, इनको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, शुरू करते हैं। जो आपने कहा कि टूथपेस्ट से कैंसर हो सकता है, तो ऐसा तो कोई टूथपेस्ट है नहीं कि जो कैंसर करे। हम्म। कैंसर जो मुंह के होते हैं उसके 2-3 कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है तंबाकू। अब जो लोग स्मोक करते हैं, जो गुटखा चबाते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। या आपके दांत बहुत शार्प हों और वो आपके गाल को या आपकी जीभ को बार बार काटे। जो अल्सर बनता है काटने के बाद, वो हील ना करे, तो कैंसर की संभावना है। कोई टूथपेस्ट कैंसर नहीं करता। आपने एक और चीज़ कहा कि आयुर्वेदिक और नॉन आयुर्वेदिक। हाँ। जो आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट होते हैं, हमें ये चेक करना है कि क्या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज़ है वो महीन है, क्या उसका पार्टिकल साइज़ बड़ा है। जिसका पार्टिकल साइज़ महीन है, पतला है, उसको यूज़ करना है हमें। जिस टूथपेस्ट का, टूथ पाउडर का पार्टिकल साइज़ बड़ा है, वो एब्रेसिव एक्शन करेगा, वो दांत को घिस डालेगा। तो ये नॉलेज आपको डेंटिस्ट बताएगा कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है। फिर दोबारा से वही बात, मार्केटिंग में नहीं जाना हमें। कोई कहेगा मेरा आयुर्वेदिक टूथपेस्ट से बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेशनेस लाएगा, क्या पता वो आपको दांत को घिस रहा हो, ये आपको नहीं पता चलेगा। और जब भी हम टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट 2-4 दिन में कभी रिजल्ट नहीं लेकर आता। लॉन्ग टाइम यूज होना चाहिए उसका। अगर आप सेंसिटिव टूथपेस्ट भी कर रहे हैं तो 1 महीने से असर नहीं आएगा, जब तक उसको 6-7 महीने तक आप नहीं, लगाएंगे नहीं। कहीं टूथपेस्ट कहते हैं कि लगाइए, यहाँ लगाया वहां सेंसिटिविटी खत्म। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। टूथपेस्ट एक मटेरियल है, कोई जादू नहीं है। उसको लंबा यूज करने से ही उसका असर आता है। आप इस तरह से मानिए कि मैंने एक दीवार पे पेंट किया और मैंने पानी डाल दिया, तो क्या पेंट स्टे करेगा? नहीं करेगा। जो पेंट का जो वो असर आना चाहिए वो तभी आएगा ना जब वो रुका रहेगा वहां पे कुछ टाइम के लिए। मतलब मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसना है लोगों को। मार्केटिंग के जाल से दूर रहना है। अच्छा, महंगा टूथपेस्ट अच्छा होता है या सस्ता टूथपेस्ट अच्छा होता है? डिपेंड करता है कि आपको क्या है। क्या आपको नेचुरल, आपके दांत है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करिए। नॉर्मल टूथपेस्ट सस्ता होता है, और सेंसिटिव जो टूथपेस्ट होते हैं, जो सेंसिटिव दांतों के लिए यूज करा जाता है, वो टूथपेस्ट थोड़ा महंगा होता है। उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट डाले जाते हैं जो सेंसिटिविटी को कम करें। तो जब सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो एंटी सेंसिटिव यूज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करिए। अच्छा, आदत नहीं बनानी है। नहीं, आदत नहीं बनानी है। आदत तो देखिए डिपेंड करता है कि एड से बन रही है या किसी के सजेशन से बन रही है। जी। उस आदत को चेंज करने के लिए ही आपको पहले डेंटिस्ट के पास अच्छा, जाना है। लोग मुंह से खुशबू लाने के लिए पान मसाला भी खाते हैं, पेपरमेंट की गोलियां भी खाते हैं, तमाम तरीके के प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर। तो ये मुंह से खुशबू लाना, ये चीज़ें डाल के, ये दांतों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक है, या कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, मुंह से खुशबू क्यों चाहते हैं? हमारा या तो मुंह गंदा है या हमारा गट खराब है। अगर हमारा गट खराब है या हमारे माउथ में इन्फेक्शन है तो बदबू आएगी मुंह से। अगर हमारा माउथ क्लीन करा लिया हमने और हमारे गट को हमने इलाज करा लिया तो फिर तो बदबू नहीं आएगी। एक चीज। जी जी। दूसरी चीज, जो पान मसाला खाते हैं वो बिल्कुल ही गलत धारणा है। पान मसाला से कोई खुशबू नहीं आती है। आपको खुशबू चाहिए तो पेपरमिंट का यूज कर सकते हैं, आप इलायची का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें सेफ है। ये सेफ है, पर पान मसाला नहीं खाना। पान मसाला बिल्कुल सेफ नहीं है। डॉक्टर साहब, आज के माहौल में किस तरीके की दांत की बीमारियां हैं जिनसे जनता
आज की डेट में प्रभावित हो रही है? ऐसे कौन कौन से रोग हैं और उनसे कैसे हमें सावधान रहना है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कैविटीज़ और गम्स का इन्फेक्शन। ये सबसे मेजर रीज़न है। गम्स का इन्फेक्शन क्यों होता है? हम रेगुलर क्लीनिंग नहीं कराते। कैविटीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि हम नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो नहीं करते। 2 बार ब्रश करना, 2 मिनट ब्रश करना और हर खाने के बाद कुल्ला करना। अगर हम ये यूज़ करें तो ये दोनों ही समस्याएं जो हैं इससे हमें निजात मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, बड़ा आप लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में बता रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कहते थे, या एक रहता है कि शेर कहाँ अपने दांत ब्रश करता है। कभी किसी चीते को दांत ब्रश करते हुए देखा, हाथी के इतने बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, पेड़ के पेड़ उखाड़ देता है। वो ब्रश नहीं कर रहे, उनके दांत एकदम ठीक हैं। इंसान को आप कह रहे हो कि सुबह ब्रश करो, शाम को ब्रश करो, इतनी बार कुल्ला करो, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें? तो उनके भी तो दांत है, वो भी तो स्वस्थ हैं। देखिए, हम ना तो शेर हैं ना हम हाथी हैं, हम इंसान हैं। उनके दांत जो हैं वो ब्रश नहीं कर सकते अपने हाथों से, हम ब्रश कर सकते हैं। जी। वो पिज़्ज़ा नहीं खाते, वो बर्गर नहीं खाते, हम खा सकते हैं। तो इसलिए हमें ब्रश करना होगा और वो ब्रश ना करे तो चल जाए। नहीं, उनकी एक मतलब खान पान की आदतें ठीक है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो रॉ फूड खाते थे। वो गाजर खाते थे, वो मूली खाते थे, वो खीरा खाते थे सीधा उठा के खेत से निकाल के। अब हम क्या खाते हैं? हम गाजर, मूली जो भी यूज़ करते हैं, खीरा यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं बर्गर के अंदर डाल के। आजकल नया ज़माना आ गया ना, जी। बर्गर के अंदर यूज़ करते हैं, एक स्लाइस यूज़ करते हैं और हम लोग एक-एक खीरा खा जाया करते थे। तो इसलिए जो इंसान पुराने थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका खान-पान इतना अच्छा था कि उनको बहुत रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती थी दाँतों की। दाँत उनके खराब नहीं होते थे। पर हम लोगों की क्या है, आदत ऐसी हो गई कि हमें प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत हो गई है। हमारे गम्स कमज़ोर हो गए, हमारे दाँत कमज़ोर हो गए हैं। तो इसलिए ये धारणा आपकी अब समझ में आ गया कि कहाँ साबित होती है और कहाँ ये गलत होती है। अच्छा, दंत चिकित्सा जो है, आप कहते हैं कि सब बड़े हॉस्पिटल की हो रहा है, अच्छे उसमें चिकित्सा इतनी महंगी है, लोग इसलिए भी चले जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना होगा? मतलब कहीं इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। किस तरीके से इस चिकित्सा प्रणाली को इस लेवल पे लाया जाए कि एक आम आदमी भी अपना ठीक से उपचार करा सके? देखिए, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए हैं। जितने भी कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस हैं, डेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वो सब सुविधा दे रहे हैं। पर हमारी जनता इतनी ज़्यादा है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हर किसी को कैटर नहीं कर सकते। इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर इमर्ज किया और प्राइवेट सेक्टर में डेंटल का ट्रीटमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट में जाए, चाहे आप प्राइवेट में जाए, मशीनरी सेम ही होती है और डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ गवर्नमेंट बेयर करती है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में बेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पास फंड है, प्राइवेट सेक्टर में इतने फंड नहीं होते कि वो इतना बेयर कर सकें। डेंटल ट्रीटमेंट जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उसका कारण है क्योंकि इसमें मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव यूज़ होती हैं, मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव यूज़ होते हैं। तो ये रीज़न है कि आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाना, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा-सा मुश्किल है। पर आज की डेट में कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो एक इसको थोड़ा नॉमिनल रेट पे लेकर वर्क कर रहे हैं। आज आप इस मंच से, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर, हर उसके अंदर कोई ना कोई सरकार से अपने लिए कोई बात ज़रूर कह के जाता है कि हाँ, हमारे प्रोफेशन के लिए सरकार ये सोचे। तो एज़ ए डेंटिस्ट, एज़ ए डॉक्टर, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की भी कुछ डिमांड्स होंगी, तो कुछ जो डिमांड है आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि हमारे जो डेंटल, जितने भी हमारे जो इंडिया के अंदर जितने भी डेंटिस्ट हैं, उन सबको प्रॉपर उनके रोज़गार के बारे में सोचा जाए। अभी क्या हो रहा है कि जो डेंटिस्ट हैं वो अपनी लेटरल एंट्रीज से मेन स्ट्रीम से बाहर निकल रहे हैं। कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनीज में जा रहा है। उन्होंने 5 साल पढ़ाई करी, 5 साल पढ़ाई करने के बाद में निष्कर्ष जो निकलता है वो ये निकलता है कि उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट को और कॉलेजेस खोलने चाहिए, उनको जॉब देनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे डेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें डेंटल के लिए जगह बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए और हमारे कॉलेज को थोड़ा सुधारना चाहिए, जैसे कि हमारा जो जो बच्चा बीडीएस कर कर आ रहा है वो अच्छे से अपना काम कर सके। जी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जो इनके पैनल्स हैं जैसे सीजीएचएस, ईसीएचएस या जो भी गवर्नमेंटल पैनल हैं, उनके वही रेट चलते हुए आ रहे हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले थे। जी।
उन रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं ये हुई है। सीजीएस और आपने एक और पैनल बताया, ECHS, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर CGHS होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ये हेल्थ बेनिफिट स्कीम्स होती हैं। जी ऐसे जो आर्मी वाले होते हैं उनका ECHS होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनको CGHS होता है। जब ये किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी ट्रीटमेंट को कराने के लिए, तो क्या होता है कि 50% तो डिनाई कर दिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। तो क्या गवर्नमेंट इसके बारे में जानती नहीं है कि इतने ट्रीटमेंट कवर, डॉक्टर मना कर रहा है कि ये कवर नहीं होंगे, जी ओनली फ्यू ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट कवर नहीं हो रहे तो उसके लिए कुछ एक फिक्स अमाउंट देना शुरू कर दे। जो डेंटल इम्प्लांट है वो CGHS, ECHS या गवर्नमेंट बेनिफिशरीज में कवर नहीं होते और इम्प्लांट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो उसको हर कोई इंसान उसका बेनिफिट ले सके, उसके लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट कुछ एक नॉर्मल ऑप्टिमल एक ऐसा एक बजट दे देना चाहिए कि हाँ ठीक है हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं इम्प्लांट्स को। इम्प्लांट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा होते हैं, जी जो बुजुर्ग हैं वो भी इससे खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी अपना टैरिफ लिस्ट है उनका जो चलता हुआ आ रहा है इतने सालों से, उसको बढ़ाना चाहिए, तभी बेटर हो पाएगा। चलिए, मतलब कि गवर्नमेंट से जो आपकी मांग है, जो डिमांड है, हमारे मंच के माध्यम से पहुंचे और इस चीज़ का लाभ जो है जनता को भी मिले। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर बीमारी घटित होने से पहले अपना एक सिग्नल देती है। क्या दांत भी इस बात का हमें संकेत देते हैं, SOS करते हैं कि कुछ हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ उसे हम संभाल लें? बिल्कुल देते हैं, सिग्नल देते हैं। और ये जानकारी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं और लोगों को बताना भी चाहता हूँ। जब हमारे दांतों में स्वेलिंग होती है तो हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल स्वेलिंग है, हमें नहीं पता होता क्या डायबिटीज़ है पेशेंट को, नहीं पता होता हमें। नहीं होता। ये हम डिसाइड करते हैं और हम ये बता देते हैं फर्स्ट हैंड कि पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। कुछ मुंह में अल्सर बना हुआ है, वो अल्सर हील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज पेशेंट डायबिटिक है। डायबिटीज़ में हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। जब पेशेंट का एक्सरे करते हैं और हम देखते हैं कि पेशेंट की जो दांत को सपोर्ट करने वाली हड्डी है वो गल रही है, वो नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं। और मैं एक कुछ रिलेशन से मैं बताना चाहता हूँ। जी जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम और दांतों का रिलेशन नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ दोनों का रिलेशन होता है। माउथ के अंदर ऐसे जर्म्स, ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम से, आपको पता है कि मुंह के अंदर बहुत बैक्टीरिया है, वो ब्लड स्ट्रीम से हार्ट तक पहुंचते हैं और जो उसकी अंदर की लाइनिंग होती है, हार्ट की जो कोरोनरी लाइनिंग होती है, उसको डैमेज करते हैं। तो वो बीमारी अच्छा। माउथ का बैक्टीरिया ही है जो हार्ट की बीमारी करता है। मतलब कि माउथ का बैक्टीरिया हार्ट अटैक का कारण है? हार्ट अटैक का नहीं, एक डिसीज का कारण है। हार्ट अटैक तो नहीं होगा बट एक दिल की बीमारी मुंह के बैक्टीरिया से होती है, जिसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर दिल को दुरुस्त रखना है तो दांतों को भी रखना पड़ेगा। दांतों को भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जी जब हम किडनी का ऑपरेशन कराने जाते हैं या लीवर का ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, तो माउथ का जो हाइजीन है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको फेल कर दे। ओके। किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट भी मुंह के बैक्टीरिया से फेल हो सकते हैं। ओके। जो मुंह में बैक्टीरिया होता है वो, और अगर डायबिटीज, इसका मैं रिलेशन बताना चाहता हूँ आपको जी कि जो मुंह में बैक्टीरिया अगर नहीं है तो हमारा जो इंसुलिन है, हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होगी। अगर मुंह के अंदर बैक्टीरियाज हैं तो हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होगी और ख़राब होगी। तो डायबिटीज़ और माउथ का डायरेक्ट रिलेशन है। डायबिटीज़ और माउथ का, हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब कि दांतों को स्वस्थ रखें तो पूरा शरीर स्वस्थ। दांतों को स्वस्थ रखिए। दांतों के, आपने पूछा इंडिकेशन, तो ये सब इंडिकेशंस हैं। आपको लंग्स में एक प्रॉब्लम होती है, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ लंग्स है, माउथ का एक बैक्टीरिया है जो कि ट्रैवल करता है, जो हम लोग एस्पिरेशन के थ्रू वो बैक्टीरिया हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और वो लोअर पार्ट ऑफ द लंग को डैमेज करता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, जो नॉर्मल आदमी नहीं जानता कि मुंह कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो आज आपके माध्यम से ये लोगों को पता जरूर नहीं, चला आज होगा। आपने बहुत अहम जानकारियां दी है। डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि हमें कितने दिनों के अंदर अपना रूटीन चेकअप, जो प्रॉब्लम में नहीं है तो करा लेना चाहिए? हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
हर 6 महीने में अगर आपको कोई समस्या है या नहीं है, फिर भी आपको जाना चाहिए। देखिए हमारी जो हड्डी है ना, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो 6 से 12 महीने के अंदर आते हैं। जी। कोई चीज़ अगर दांतों के बीच में फंस रही है और उसको डैमेज कर रही है तो 6 से 12 महीने में वो चेंजेस आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हर 6 महीने में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और सफाई जरूर करा लीजिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। शरीर में बीमारियां, दांतों में बीमारियां, मुंह में बीमारियां, प्रोफेशन में भी बीमारियां होती हैं। अक्सर आता है कि कोई आदमी गया, कहा कि यार दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास पहुंचा, पता चले कि पहुंचा डॉक्टर के पास, नॉर्मल दर्द, डॉक्टर ने कह दिया रूट कनाल करा लो। फिर उसके बाद और आगे चीजें बढ़ी और दांत निकल गए। तो क्या आपके प्रोफेशन में भी दांतों के साथ खिलवाड़ होता है? नहीं जी, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होता। अगर आपके दांतों में दर्द है तभी आप जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, अगर दर्द नहीं होता तो नहीं जाते। हर 6 महीने जो नियमित जांच के बारे में मैंने बोला आपको, उसका रीज़न यही था। सपोज करिए आपको छोटी सी कैविटी लग गई है, अगर आप 6 महीने में विजिट कर रहे हैं तो उस कैविटी को फिल करके हम दांत को बचा सकते हैं, क्योंकि आप अपने डेंटिस्ट के पास या किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे नियमित रूप से जांच कराने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप फीस का वजन बढ़ाने के लिए। नहीं सर, मैं उसी पे आ रहा था। उपचार तो नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। मैं उसी बात पे आ रहा था कि फीस का रिलेशन नहीं है यहाँ पर। अगर पेशेंट को दर्द है तो दर्द का कारण जानना बहुत जरूरी है कि उसको दर्द क्यों है। उसको दर्द खाना फंसने की वजह से है, उसको दर्द क्या अक्ल दाढ़ कर रही है, या उसको दर्द कैविटी कर रही है जो नर्व के पास पहुंच गई है। दर्द तो हो रहा है, दर्द का रीजन पता करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो फिर ट्रीटमेंट बदल के जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल भी है, वो कहते हैं कि हम फलानी क्लिनिक में गए तो डॉक्टर ने कहा एक दांत निकालना पड़ेगा, दूसरी जगह गए कि दांत निकालने की जरूरत ही नहीं है, तीसरी जगह गए उसने कहा कि रूट कनाल करना है। तो ये इस तरीके से चीजें क्यों सामने आती है? देखिए कुछ ऐसे दांत हैं जो हमारे माउथ में रिक्वायर्ड ही नहीं है, जैसे कि हमारी अक्कल दाढ़। अगर अक्कल दाढ़ की वजह से कोई दर्द हो रहा है, वो दर्द आपके कान में और आपके सर में जा रहा है, तो नॉर्मली अक्कल दाढ़ का, अगर वो फंसी हुई दाढ़ है, नॉर्मल ऑक्लूजन में नहीं आई तो हम उसको निकाल देते हैं। तो अक्ल दाढ़ हटाने से अकल तो नहीं चली जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल। अक्ल तो वो आ गई है, वो आ गई है। अक्कल दाढ़ को अब नॉर्मल, हमारा जॉ साइज छोटा हो गया है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े लंबे हुआ करते थे, 7 फीट 8 फीट। अगर आप देखें हमारे पुराणों में देखिए जी, भीम कितने लंबे थे, तो कोई कहता है 9 फीट के थे, कोई 10 फीट के थे। तो सबका जॉ साइज बहुत बड़ा था और 32 दांत आते थे। अब हमारी हाइट छोटी हो गई है, जॉ साइज छोटा हो गया, तो 32 के 32 दांत आना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए दांत कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। तो बेफिक्र होकर डॉक्टर के पास जाएं, मतलब अतिरिक्त कोई शुल्क लेने के लिए कोई समस्या? ऐसा कोई डेंटिस्ट नहीं है जो कोई बेनिफिट के लिए आपके दांतों में प्रॉब्लम निकाले। जो प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्ट करती है वो उसी को रेक्टिफाई करते हैं। ऐसा धारणा सोचना मेरे ख्याल से तो कहीं तक गलत है। ये दूध के दांत क्या होते हैं? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे, तो ये हकीकत में दूध के ही होते हैं, ये क्या होते हैं? दूध के दांत का नाम इसलिए दिया गया, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा एक डेसिडुअस डेंटिशन होता है, बच्चों के वाले दांत। फिर बच्चों वाले दांत जो होते हैं उसको दूध के दांत कहा जाता है। वो धीरे धीरे टूटते हैं, वो 20 दांत होते हैं। फिर हमारे वही 20 दांतों से हमारे 32 दांत उसी जगह पे आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वही प्रोसेस शुरू आता है उसके दूध के दांत बनने का, क्योंकि वो पेट में जब बच्चा है तभी से प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो उसको दूध के दांत का नाम दे दिया गया है। वो दांत जो होते हैं वो 6 साल तक टूटने शुरू हो जाते हैं। 6 साल में हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स, मोलर्स आते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया, क्योंकि वो बचपन से पैदा हो रहा है। जब बच्चा दूध पीता है तब से वो दांत शुरू होते हैं बनने, तो इसलिए इसका नाम दूध का दांत दिया गया। डॉक्टर साहब, आप इस टाइम पे मैक्स, हाँ, मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा में हूँ। तो वहाँ के आप डिपार्टमेंट के हेड हैं जी। तो ऐसी क्या सुविधाएं आपके हॉस्पिटल से, आपके डिपार्टमेंट की ओर से डेंट के लिए दी जा रही हैं, दांतों के लिए दी जा रही हैं, उसके बारे में बताइए। मैं अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा में एज अ डायरेक्टर हेड हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में मैं कहना चाहूँगा कि वो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा डेंटल डिपार्टमेंट है। हमारे पास 14 डॉक्टर्स की टीम है और वो हर स्पेशलिटी को इंक्लूड करती है। डेंटल में जितनी भी स्पेशलिटीज़ है, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है डेंटल में, वो सब हमारे पास है। हमारे पास लेज़र है, हमारे पास स्कैनर्स हैं, हमारे पास लेटेस्ट एक्सरे टेक्नोलॉजी है। हमारे पास हर वो सुविधा है जो एक अच्छे बहुत डेवलप्ड एक सेंटर में जो होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हमारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और एक बात और है कि डॉक्टर साहब के पास
एक प्यारी सी मुस्कान भी है और बहुत सुंदर दांत भी हैं। और किस तरह से उन्होंने आपको बताया कि अपने दांतों का ख्याल रखते हुए किस तरह ब्रश करके रोज़ाना हम अपने दांतों को दुरुस्त कर सकते हैं, किस तरह क्लीनिंग प्रोसेस अपना के हम अपने दांतों को ठीक रख सकते हैं, लंबी बीमारियों से बच सकते हैं और एक अच्छा और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया और हमारे श्रोता हैं, जो हमारे इस चैनल को देखने वाले हैं, ज़रूर आपके माध्यम से उन तक अहम जानकारियाँ पहुँची हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं दीपक भाटी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।